रशिया यूक्रेन वॉर को मैंने बहुत नज़दीकी से कवर किया है। जो भी यहाँ कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है ना, एप्पल की, ये इंजीनियर सारे चाइनीज हैं, कोई जज नहीं कर रहा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पूरा भारत में क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज जॉब्स। ये अगले 20-30 साल तो हमें ऑयल गैस तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। एक ही एफडीआई आनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इंडिया में, एंड इट शुड क्रिएट जॉब्स। बट स्टूडेंट शुड स्पीक, एटलीस्ट बोलो तो सही ना, एटलीस्ट क्वेश्चन तो करो। हर बार बारिश में क्या गुड़गांव का हाल होता है, दिल्ली का हाल होता है, मुंबई का क्या, बैंगलोर का क्या, हैदराबाद, पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली, रोहतक, जितनी गो एनीवेयर, पोल्यूशन, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी नदियों में पानी नहीं पी सकते आप, हमारे तालाब से आप पानी लेके पी नहीं सकते। क्यों भाई? तो 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर नीट पेपर लीक की वजह से। पेरेंट्स जिन्होंने कोचिंग फैक्ट्रियों में पैसे, लाखों पैसे लगा दिए, लोअर मिडिल क्लास की फाइट है। यार जो पेपर सेट कर रहा है वो लीक कर रहा है, अब क्या करोगे? एयरफोर्स को यूज करके, आर्मी को यूज करके, AK-47 से पेपर लीक रुकेगा? एक कंट्री, एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन में बजट कितना है R&D में, तो कैसे विश्व गुरु कहां बन जाएंगे? एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज हो गया, और ऐसा प्राइवेटाइज हो गया है कि बहुत ही गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो AI में जबरदस्त हिट हो गया हमारी IT इंडस्ट्री, विच वॉज डूइंग द, रात को काम करते थे, सुबह US में भेज देते थे। तो ये सारी की सारी बड़ी बड़ी हमारी जो कंपनीज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। मैल न्यूट्रिशन, तो सिंपल खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, स्टे अवे फ्रॉम लिकर, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, स्टे अवे फ्रॉम पोर्नोग्राफी, एंड फिजिकल फिटनेस पे जो, तो बॉय और गर्ल निकलो बाहर। So you have been traveling throughout the US. What are the things that come to you that like, oh, this is amazing? What are the things you like about the US? US में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आया था US में 2010 में, व्हेन आई वाज स्टिल अ कर्नल इन द आर्मी। आई वाज इन पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट, और मैं एक कोर्स करने आया था वॉशिंगटन DC में। दैट वाज पार्ट ऑफ देयर NDU, एंड आई वाज पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल क्राउड। मैं जान करके वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो तब मैं तकरीबन 1 महीना US में रहा था, एंड आई ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, नायग्रा, और थोड़ा वॉशिंगटन DC के आसपास ट्रैवल किया था मैंने। तब भी मैं काफ़ी, आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक विद द डेवलपमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड उसके बाद दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप टू US। तो मैंने ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, 10-12 स्टेट देख लिए हैं US के। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक चीज़ तो यहाँ इन्होंने जो बेसिक एक ज़िंदगी के रिक्वायरमेंट है ना, ह्यूमन नेसेसिटी, वो सॉल्व कर दी है, और वो सबके लिए है। साइड वॉक्स, जिसको यहाँ साइड वॉक कहते हैं, हमारे यहाँ फुटपाथ कहते हैं। अगर आप व्हील चेयर बाउंड हो, हैंडीकैप हो, आप कहीं भी US में, बस में, ट्रेन में, सिनेमा हॉल, फ्रीली यू कैन ट्रैवल, एंड बहुत लोग आपको प्रायोरिटी देते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि वेटरन्स की बहुत रेस्पेक्ट है। जैसे ही मैं अगर किसी को बता दूं कि आई एम ए वेटरन, तो अलग किस्म का रेस्पेक्ट, वो चाहे पुलिस हो, लोकल लोग हों। जबकि मैं यहाँ का वेटरन नहीं हूँ, मैंने इंडिया के कलर्स पहने हैं, बट दे यूनिफॉर्म की बहुत रेस्पेक्ट है। फिर यहाँ के लोग दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जबकि हम सोचते हैं, हमें बहुत ना नेगेटिव फीडबैक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, बट यहाँ आप किसी को रोक लो, बोलो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ये जगह जाना, वो अपना सारा काम बंद करके वो आपको छोड़ के आ जाएगा, अगर उसके वो होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पेशेंस बहुत है कि आप को टिकट के लिए लाइन में लगे हो, बस के लिए लाइन में लगे हो, कहीं भी हो, यहाँ कोई हबड़ा दब, नोबडी इज पुशिंग, कोई धक्का नहीं मार रहा है, बहुत ठहराव, जबकि आप बहुत काम करते हैं लोग, तो पेशेंस बहुत है लोगों में। एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बहुत है कि आप निकल रहे हो तो फट वो रास्ता छोड़ देंगे। अच्छा, बाल थोड़े सफ़ेद हैं, सीट दे देंगे बस में, और अगर आप चढ़ रहे हो तो आपको प्रायोरिटी दे देंगे हर चीज़ में। ये है, और मुझे लगता है एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड ना, पार्क्स ले लो, पब्लिक स्पेसेस ले लो, शिकागो शोर लाइन ले लो, एवरीवेयर माइंड यूज़ किया हुआ। हर चीज़ इंसान के लिए, टॉयलेट कहाँ बनाना है, पानी कहाँ बनाना है, शेड कहाँ बनानी है, डस्टबिन कहाँ रखना है, पुलिस ने कहाँ खड़ा होना है, साइन पोस्टिंग कैसी होनी है, रोडों को कैसे डिज़ाइन करना है, हर चीज़ के पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी और माइंड है, और ह्यूमन को माइंड में रख के किया गया है।
तो ये सारी चीज़ें इनकी, और उसके मतलब ये इनिशियल वो बता रहा हूँ जो मेरा इंप्रेशन है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगती हैं। एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन है ना, और लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं। यहाँ पे बहुत काम करते हैं। मतलब मुझे कोई खाली बैठा हुआ मोबाइल पे बहुत कम लोग नज़र आते हैं। पीपल आर वर्किंग, और सुबह जल्दी उठते हैं। जेनजी भी यहाँ जल्दी उठता है, हमारे यहाँ वो सो रहे होते हैं या लोग उठ रहे होते हैं। तो सुबह जब मैं अगर 6:30-7 बजे कहीं जाता हूँ तो बसों में फुल एक्टिविटी रहती है काम पे जाने वालों की, जल्दी वापस आते हैं। और रेस्ट एंड क्या कहते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, रेस्ट को, रिक्रिएशन को, फन को, फैमिली। हम सोचते हैं इनके यहाँ फैमिली नहीं है, भैया अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज है इनकी। और पब्लिक स्पेसेस में कैसे बिहेवियर होना चाहिए, लाउड म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, सबके ब्लूटूथ लगा होता है, कोई लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करता है, कोई धक्का मुक्की नहीं करता है, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और लास्ट चीज़ जो मुझे बताऊं, यहाँ कोई जज नहीं कर रहा आपको। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पूरा हिजाब पहना हुआ है, नकाब पहना हुआ है, फिलिपिनो हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, ब्लैक हो, वाइट हो, जो भी हो, जनरली लोग जज नहीं करते हैं आपको। किस ड्रेस में हो, कोई जज नहीं करता है यहाँ पे। सो इट्स दैट वे एक डेवलप्ड वर्ल्ड का एक अलग नज़ारा है यहाँ पे। व्हाट आई Okay, okay. So speaking of the US, there is a narrative that is going on right now in the US that India is falling apart as a non-alignment country because of its ties to China, Russia, Iran. Do you think it is true that we are non-aligned? Do you think that we are a non-aligned country still, or we are not a non-aligned country? कहाँ से तुम मुझे कहाँ ले आए? Yes, exactly. वैभव, see, I still feel the core of our foreign policy is still policy जो बन गई थी 1947-1950 में. We are still in the Nehruvian foreign diplomacy. Changes देखो, दुनिया बदल रही है, ये भी नहीं मैं कहता कि वही रहो. So we have evolved over a period of time. And you are aware, मैं ईरान पे बहुत लिखता हूँ, बोलता हूँ ईरान के ऊपर. रशिया यूक्रेन वॉर को मैंने बहुत नज़दीकी से कवर किया है. इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है उसको भी मैं कवर करता हूँ. चाइना को भी समझने की कोशिश करता हूँ जितना है. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस रीजन को भी मैं थोड़ा समझता हूँ. आई थिंक ओवरऑल हम बैलेंस बना के चलने की हमारी फितरत रही है, हमारी कवायद रही है, हमारा तरीका रहा है कि वी ट्राई टू बैलेंस. हाउ मच it is giving us results, that is a question mark. On Afghanistan we have retracted our steps, है ना. On Iran we made course correction. Russia Ukraine we changed our stance as the war progressed little bit. Indo Pacific now with the Quad almost dead, so we are reaching out to Australia and New Zealand and some other countries there. So I think finally I think we are looking at national interest first, which should be, यही हमारा एम होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट. सो उसमें ठीक है, थोड़े देयर हैव बीन इश्यूज व्हिच कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक वी आर स्टिल अ नॉन अलाइंड कंट्री. वी आर स्टिल, दो इट अपीयर्स इन इंडिया, यहाँ आप पता नहीं कैसा इंप्रेशन, बट इंडिया में अपीयर होता है कि वी आर टू प्रो इजराइल एंड यूएस, ऐसा अपीयर हुआ है. बट ओवरऑल आई थिंक वी आर स्टिल बैलेंसिंग आवर रिलेशनशिप्स. आई सी. बट वो जो नैरेटिव है सर, वो theoretical नहीं है. There are practical examples. For example, US sank this Iran warship near Sri Lanka in March, right? So we didn't speak anything. We didn't, actually that warship was a guest of India. Absolutely. Right? So IRIS Dena was yes, the name exactly. of that ship. Yes, exactly. So we didn't speak anything about that. So that ship was basically our guest. And as you said that we are looking our interests, but at the same time, I think we are quietly choosing sides as well. Yes. नहीं, बात आप quietly नहीं. It's not that much quiet also. We did not condemn the assassination of Ayatollah. Yes. I think मैंने तब भी on national television, everywhere I spoke, I think this was a wrong step. We did not condemn sinking of the ship, which was a cowardice, act of cowardice by the strongest navy. Yes. भाई छोटा मोटा करे कोई बात है, you are पहलवान, you go and punch. एक पहलवान अगर एक गरीब को जाके मारता है तो ये कोई पहलवानी नहीं है. This is, I consider that was cowardice by US Navy. They did not even rescue the sailors. Yes. We did not condemn it. Probably हमारी जो टॉप पे आज के दिन जो
फॉरेन मिनिस्ट्री में जो थॉट प्रोसेस है वो है कि ये हफ्ते में लड़ाई खत्म हो जाएगी. वी डिड नॉट see how Iran will fight. And if you see my videos, initially when I had told people that Iran is fighting a different war, they have changed the rules of war, we didn't understand it. So we made mistakes, but then we corrected. हमने फिर correct किया. Jaishankar spoke to his counterpart. We sent aid to Iran. We sent an aircraft full of medicines and all. Then Prime Minister spoke out to Iranian president. We called the Iranian foreign minister for this BRICS की foreign ministers conference. Then one of our junior ministers went to, foreign secretary went to Iranian embassy to sign the condolence. वो भी we could have sent a politician. Yes. See, politician represents the country. Bureaucrat is bureaucrat. But anyway, foreign secretary को भेजा. Now for the grand funeral, we sent Janlata Hasnan. Good step. Is a retired Fauji, governor of a state, and a junior minister. But I wish we had sent a vice president or somebody with a political clout. Yes. But a lot of other Indians went who were invited by Iran. So we have made thoda sa humne usme, I think we did course correction. And for us, Iranian oil is so important. And relations with Iran are very important. Very, very important. So, yeah. So I think we try to, mend fences as much as possible. Yes, and we are still working on that. So between Washington and New Delhi, the issues are straining. We are diverting on so many issues, but at the same time, there is quietly something going on between India and China. For instance, a couple of weeks ago, we changed the rules that we amended in after Galwan incidents, right? There was a complete lookout for the Chinese investment in Indian firms, but now we have relaxed the rule a little bit. Right now, up to 10% of Chinese companies' investment in India can go in effect without any supervision from the central government, right? So, do you think we are again changing a stance on China, or it is just headline? No, it's not headline. This is real politic. This was the requirement. और the economic survey, वैभव जो हमारा economic survey है ना, वो budget से पहले आता है. और economic survey is a barometer of how our economy is doing. It's a government document, but by and large it is professionally done. True. It does, I don't think, passes through political muster mostly. So in the economic survey of India, economic survey जो आया India का before the budget, one of the recommendations was we must open up back to Chinese FDI in India. Yes. And open up, give visas to Chinese engineers. जो भी यहाँ कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही है ना, एप्पल की, ये इंजीनियर सारे चाइनीज हैं. तो सो वी, आई थिंक दैट वाज, एंड प्लस मैं बार बार ना एक चीज कहता हूँ वैभव, यू कांट फाइट ज्योग्राफी. हाउ कैन यू फाइट ज्योग्राफी? China is our next door neighbor. More than 4,000 kilometers of border. Ancient civilization like us. Old Silken Route, this thing. And both our nations have passed through very, very traumatic past. तो मुझे कोई मतलब ये नहीं लगता कि why should we be always anti-China? And their progress has been phenomenal in last 25-30 years. So opening up visas for Chinese nationals, opening of Amarnath Yatra for Indians into China, then direct flights have resumed, presumably now, and people-to-people contact is improving, and so thus will China's investment come into India, because India needs investment, and we need technical manpower. So I think this is realism that has hit us, and we have to balance between China, US. Finally, national interest must supersede. Trump ने हमारा क्या हाल किया है? जो मतलब the way Trump has treated India, he praises Prime Minister Modi. That is his style. But नीचे he has been abusing India. इतना मैंने abuse अपनी life में कभी नहीं देखा. Indian system का, Indian tariffs का, पता नहीं क्या क्या, कभी 100% immigration. The way he is treating H1B को लेके है, ICE को का यहाँ पर जो काम है आपके, जिस तरह से Indians have been treated here, and there is a pushback. So मुझे नहीं कोई मतलब, ठीक है, US is a great country, ये सब अच्छी बात है, but overall I think in Trump 2.0 it's been quite a disappointing so far for India. I see. But you
the trade deficit between China and India is almost $100 billion, right? So even if we are allowing this FDI, that FDI, once if they earn the profit and everything, it is going to go outside the country. So still, we are not going to gain much from this FDI rule relaxation. What do you think about it? See, you're an economist. मैं economist नहीं हूँ. ठीक है. I'm a military guy with a strategic outlook, or somebody who reads current affairs, general knowledge, and I follow all this. But some FDI is better than, at least if it's creating some jobs. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैभव भारत में क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज जॉब्स. Yes. जॉब्स क्रिएट करने यार, जैसे मर्जी करो, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज वेयर 20 लाख बच्चे 12th क्लास कॉलेज पास कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है ना, कोई स्किल है ना कुछ आता है. सो आई वुड वेलकम एनीथिंग वेयर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड. तो अगर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, किसी को नौकरी लग रही है, और प्लस टेक्नोलॉजी भी आती है, स्किल सेट इंप्रूव होता है. सो वेयर इट गोज आई डोंट नो. फाइनली ट्रेड डेफिसिट बहुत ह्यूज है. वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड गेटिंग फिनिश्ड गुड्स, बट उसके लिए वी हैव टू प्रोड्यूस समथिंग ना. भाई कोई बनाएंगे नहीं तो कोई क्या खरीदेगा? तो ये तो लार्जर क्वेश्चन है हमारा कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रियल गुड प्रोडक्ट्स which can be consumed abroad. So we really have to make factories produce goods. Initially follow the path that China took 20 years back, 30 years back, and then maybe keep improving our R&D. But aim ये कि FDI आनी चाहिए, foreign investment आना चाहिए इंडिया में, and it should create jobs. That if it is doing that, then in long term it is helping you. Yeah, but this relationship between China and India has another side of the coin, right? For instance, we are ramping up our production of naval force. We are creating this naval base in Andaman and Nicobar, right? So how do you view these two actions? First of all, you are opening up the FDI. At the same time, you are ramping up the production of military power. We are not ramping up. We are just evolving as a military power. And this is a normal course correction, a course to be followed by any nation, developing country like India. We are the biggest peninsula in the world. We should, our strategic space, which जो मैं students को बताता हूँ, is from Strait of Malacca to Strait of Hormuz. That is the minimum. That is our area of influence, area of interest. Area of influence. Area of interest should be entire Indian Ocean and the Pacific Ocean. इतना बड़ा देश. We were trading with Yemen and Indonesia and Malaysia in good old days. जो हम बात कर रहे थे कॉफी के टाइम पे. We can't become inward यार. We must. तो sea power, और मैं हमेशा नेवी का, इंडियन नेवी का बहुत बड़ा फैन हूँ. I've visited many naval bases and seen their training and all. So the torch bearer of Indian diplomacy, defense diplomacy, is the Navy. Yes. So we have to go towards building a blue water Navy. And out of the three forces, I can tell you, Navy has made tremendous strides in bringing up indigenous technology. अपने platform बन रहे हैं. हम खुद shipbuilding में काफी आगे हैं. It's all happened because of collaboration of industry and the Indian Navy. So these are not contradictory कि हम चाइना से ट्रेड भी कर रहे हैं, नेवी क्यों नहीं, नेवल बेसिस क्यों नहीं बनाएंगे? We have to develop. And Andaman Nicobar Islands are strategic outposts of India. Yes. I'm not talking on the project because के environmental issues हैं ये वो, we'll leave that out. Yes. But Andaman Nicobar, we have a 3 tri-service command. Not today. I think we made it good 20 years back. Andaman Nicobar command is a tri-service command. Yes. So in future, as our Navy grows, we will certainly be more effective. And see, we have to keep the sea lines of communication open. There's so much of piracy. And this gundagardi of US, kabhi koi, kal ko koi bhi, and China is also expanding. So we are not saying we are going to be confronting China in this area, but we have to keep our, our ports free, where we can import, we can export, and we are such a import-dependent economy, especially energy. कि अगले 20-30 साल तो हमें oil, gas तो बाहर से लाना ही पड़ेगा. So for us, having a capable navy which can patrol these areas, which knows the base of these areas, and future में seabed is the place where you will get critical minerals and all. Yes. So countries which are futuristic have to invest on the seabed and the space. Yes.
Yes, I agree. तो इन दोनों में कटिंग एज काम चाइना कर रहा है, हम पीछे हैं. सो आई थिंक वी नीड टू डू दिस, मैपिंग ऑफ द सी बेड and also space. So naval expansion is as we progress an economy, this will be part of our progress. As well. So you study a lot of Pakistan, what is going on in Pakistan as well. So how do you see the alliance between China and Pakistan? Because especially whatever happened during Operation Sindoor, right? So how do you see these two countries collaborating, especially on the defense? In all sectors, China and Pakistan, उनकी जो फ्रेंडशिप है उसको बोलते हैं हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी. एंड दीज टू कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड, हैव कोऑपरेटेड ओवर लास्ट 2 decades in such a manner कि हैरानी की बात है. ना वो एक भाषा बोलते हैं, they don't eat the same food, they don't wear the same clothes, they can't talk to each other without a mediator in between. Still they're friends. Because China has long-term interest in securing its energy resources. And they found through Pakistan, through Gwadar, this CPEC they have created is a phenomenal project. And from there connecting, China now Afghanistan is also connecting. So ये China का वो रहा है. तो militarily, China has been offering courses, training programs to Pakistan military, now weapons and co-production of weapons, especially air force में उसमें. तो ये this is we have to live with this. Yes. We have to live with this कि ये एरिया है चाइना का. एंड पाकिस्तान military, while it's very close to US military, it's also very close to Chinese PLA military. So Pakistan has been doing this game. It has been very And now they are very shrewd, and now their spotlight is on them because of this Islamabad MOU and all that. So this is how I see कि ठीक है, they are but that CPEC passes through POK. We have protested, but China just ignored our protests. That is one thing you really can't wish away. China-Pakistan relationship, it is very strong. And हमारे अपने इश्यूज हैं चाइना के साथ विच वी हैव डिस्कस्ड. तो ये है. और ऑप सिंदूर में तो हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ ने एक ओपन फोरम में कहा कि वी वर फाइटिंग नॉट विद वन बट another enemy was giving real-time information. So much of it has not come out in Sindoor, the Chinese participation in open sources. But I read only open source literature or this thing. But yes, there's no doubt. And China is doing the same with Iran. The reports say that China has been helping Iran with satellite imagery, intelligence. And अब क्या हो गया ना, web of future wars or even the present wars that are going on. The militaries with better ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance, have an upper hand. I see. It is not enough to कि मेरे पास इतने ships हैं, इतने टैंक हैं. ये मीडिया वाले चिल्लाते हैं इतने टैंक हैं, इसका कोई मतलब नहीं है. If you have good intelligence, surveillance आपके पास अच्छा है, reconnaissance आपकी अच्छी है, and you can hit the target the right time with right ferocity, you will get result. तो अमेरिका को घुटने पे ला दिया इन्होंने. Yes. All because of probably the Chinese satellite imagery. So China is, so ये है role है future conflict में. We have to factor this Chinese role helping Pakistan military in any confrontation with India. So given this alliance between Pakistan and China, who is our real competitor, China or Pakistan? Who should we look up to and say, okay, this is what we want to be in terms of economics or anything else? ये इसका बहुत सिंपल आंसर है और मैं बहुत बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ कि इंडियंस को, भारत के लोगों को, सबको अगर देखना है क्या नहीं करना, व्हाट शुड नॉट बी डन, then just turn westwards wherever you are and look at Pakistan. Ethnicity, ethno-nationalism, military ruling the state, so much of crime, poor economy, living on doles, मतलब बुरी हालत. तो Pakistan is there, and they, because the policies they followed. And how a nation should grow, bring up people from poverty, infrastructure, development, science, technology, moving away from religion, move towards scientific temple and China. तो हमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए हमने कौन सा मॉडल अपनाना है. अगर पाकिस्तान मॉडल अपनाएंगे, हार्ड लाइनर बन जाएंगे, राइट विंग को वो करेंगे और कास्ट, क्रीड, रिलीजन इस पे लड़ाई करेंगे, तो वी आर कॉपिंग these people on the Pakistanis. उसमें से, and China पूरा scientific temper,
रिलीजन को रख दिया साइड में, प्रैक्टिस कोई नहीं करता. यू नॉट सी अ चाइनीज लीडर प्रैक्टिसिंग रिलीजन ओपनली. एंड सो मच ऑफ एम्फेसिस इन स्कूल्स, कॉलेजेस ऑन साइंटिफिक टेम्पर प्रोडक्शन. क्या उन्होंने इकोनॉमी को खोला है, किस प्रकार से. तुम मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो. आई हैव नॉट बीन टू चाइना बट फिनोमिनल. इनफैक्ट मेरे को लोग कहते हैं ये यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है. आप चाइना के सिटीज़ आके देखो, चाइना की बुलेट ट्रेन्स देखो, उनका पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखो, लाइफ देखो. सो चाइना इज यू टू ग्रांट इट टू देम. दे हैव डन इट. दे हैड अ विजन एंड दे हैड अ विल पावर टू डू इट. तो हमारे लिए बड़ा क्लियर है कि अगर भारत ने प्रोग्रेस करनी है, वी हैव टू फॉलो पार्ट्स ऑफ चाइनीज मॉडल, Yes. है ना. बट पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें कॉपी करने की जरूरत है. Leave them alone. Leave them alone. लीव देम अलोन और डोंट इवन टॉक. हमको बड़ा मजा आता है पाकिस्तान की बात करने में और ये वो. बट एक्चुअली वी शुड बी मोर लुकिंग एट यू नो कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, यूएस, साउथ अफ्रीका, जहाँ प्रोग्रेस. हाँ. Yeah, I agree. One example is one of my colleagues, she's Chinese colleague, and she went to Beijing last month, and she posted picture on LinkedIn, and she was mentioning that 3 years ago the air quality was so bad, but now they have drastically improved the air quality there, and they are नहीं, एयर क्वालिटी तो इन्होंने ओलंपिक से पहले कर दी थी. exactly. बीजिंग वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. Yes. बट आज उसका नाम ही नहीं है कहीं पे भी. Exactly. और हमारे वैभव सारे शहर टॉप पे. हमारा एक भी सिटी ऐसा नहीं है जिसको हम क्लीन कर सकते. क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, क्लीन रोड्स. बियर आई डोंट नो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं बहुत बोलता हूँ, बट लेट्स टॉक समथिंग एल्स. Okay, yeah. But China का जो economy है, it is almost 5 times the Indian economy. या 5 times. So even if we catch up, how do we do this? There is no other. There is no catch up now. Yeah. वो I think नेक्स्ट जनरेशन पे छोड़ना. मेरी जनरेशन और जो नेक्स्ट है, दे विल हैव टू रियली बहुत काम करना पड़ेगा, सो दैट हमारे जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं इस देश में, वो जब 20-25 साल के होंगे, वी कैन होप फॉर. बट उसके लिए हमें बहुत अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सिस्टम बदलना पड़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ. मतलब रिफॉर्म करेंगे तो हो सकता है. सोचने से नहीं होगा, स्लोगन से नहीं होगा, फोटो लगाने से नहीं होगा, नारेबाजी से नहीं होगा. आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. वैसे नहीं होगा, बहुत काम करना पड़ेगा. और बहुत हर्डल्स होंगे, बड़ा पेनफुल होगा, जर्नी इतना आसान नहीं होगा. तो अगर हम चाहते भी हैं चाइना से कम्पीट करना. आप निकल लिए and everybody else is there. But this gap between in India and China, even if you want to feel it, it is not possible because our demography, right? The transition of the population. Our population is aging. The workforce is going to decline drastically, right? Our birth rate is going to decline in the future, and it is right now below the replenishment rate, right? 1.9 something. China की भी demography is aging, but they have already developed. We are still transitioning from. बट हमारा ना इतना इशू नहीं है डेमोग्राफी का. अब ये आ रहा है धीरे धीरे, बट आई थिंक टिल 2050 के आसपास इज द टाइम वी विल स्टार्ट एजिंग. तो हमारे पास अभी भी हैं 20-25 साल बहुत काम करने के लिए, ये इन सब चीज़ों पे, इफ यू वांट टू कैच अप. अदरवाइज वी विल रिमेन लो इनकम अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री. अगर ये 2 डिकेड, 1 डिकेड तो खो दिया हमने, ये पिछला डिकेड खो दिया. वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच. एजुकेशन पे रिफॉर्म आएंगे, ब्यूरोक्रेसी पे रिफॉर्म आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आएंगे, लाइसेंसिंग राज जो 91 के बाद जो सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स की जो हम उम्मीद कर रहे थे, ये टाइगर इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी, वो सब हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेट. सो ये 20 साल है, काम कर लेंगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर ठीक है. चलते रहेंगे ऐसे ही. So this is there is another side of this story of employment in India, right? So our government is trying to sign these deals with, let's say, New Zealand, Australia, Finland, and what they are trying to do is we are trying to export the labor force to other countries. That's one issue. But at the same time, across the world, there is anti-immigration sentiment growing,
right? How do you see this? We are trying to export our labor, but at the same time, there are very few recipients. Actually, the hostility towards immigration is growing. हाँ, ये ना बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है और ये पिछले 1.5-2 साल में ज़्यादा हुआ है, एंटी इमिग्रेशन एंड थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। और ये कुछ तो हमारे करतूतों की वजह से है। हमने कनाडा में क्या किया, इंग्लैंड में क्या किया, यूएस के कई शहरों, पिछली बार दिवाली की वीडियोस थी हम लोगों ने, वी आर टू लाउड एंड जब हम इकट्ठे होते हैं तो द वे वी बिहेव इन आवर टूर्स एंड ऑल दैट, ये जो हमारे रिच लोग टूर पे जाते हैं और वहाँ जैसे बिहेव करते हैं, फिर हमारे लोग थोड़ा सा जैसे सिटीजनशिप का कुछ मिल जाती है उनमें दोबारा से दैट वो इंडियन किक स्टार्ट्स, और ग्रुप में होते वी बिकम वेरी लाउड एंड वी डोंट फॉलो रूल्स रेगुलेशंस और वी डोंट अडेप्ट टू दैट कल्चर। और ये न्यूजीलैंड में भी हुआ विद सर्टन communities there, especially Sikh community, they and you know the local had to come in front and do that, जो उनका वो होता है कि भाई दिस इज नॉट योर कंट्री, प्लीज यहाँ पे लिव एज पर आर ये वो। एंड मैं भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया था और यहाँ भी यंग लोगों से मिलता हूँ, तो ये ब्लू कॉलर वर्कर किसी को नहीं चाहिए, सबको टेक्निकली एफिशिएंट लोग चाहिए। तो आई बीन अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ एक्सपोर्टिंग, पहले ब्रेन पावर जा रही थी, अभी ब्रॉन पावर चाहिए, मतलब लोग रशियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। यस यस, कहीं भी यार देखो जो गांव देहात का है ना, वैभव, हरियाणा, पंजाब, ये वो, देर जिसके पास आधा एकड़ जमीन भी है वो भी निकल रहा है, बिकॉज ये स्कीमें ऐसी आ गई हैं, जॉब्स है नहीं, हमें पता है गवर्नमेंट जॉब्स हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट, प्राइवेट में जॉब है नहीं या दे आर नॉट वेल पेइंग, वो मज़ा नहीं आ रहा है उनको प्राइवेट सेक्टर में, लोगों को, इंडियंस को अभी भी। तो हमने अपना ब्रेन यंग पीपल्स को कर सकते हैं एक्सपोर्ट, बट ये कोई नहीं ले रहा आपके मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, यू टू टीच देम सॉफ्ट स्किल्स, उनको सॉफ्ट स्किल सिखाओ, उनको एफिशिएंट बनाओ, उनको तब जाके अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। प्लस जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे, वी शुड हैव अ प्रोग्राम टू टेल देम यार हाउ यू हैव टू बिहेव इन, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। ये नहीं कि आपको तो मिल गया ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप, आप अभी बाकी वालों के लिए वो कर रहे हो। तो हमारा बिहेवियर ये चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन ओनली डू दैट मच। पॉपुलेशन, यू आर अवेयर, पॉपुलेशन डोंट मूव विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉपुलेशन मूव बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्ट, वो सब मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा तो होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस कंट्रीज विल टेक इन लार्ज। हम तो बहुत मास है ना, हम तो एक बिहार हर साल बाहर भेज सकते हैं, वी प्रोड्यूस 1 ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। Yes. तो हम तो 1-2 करोड़ लोग तो बाहर भेज सकते हैं, yes. और जगह भी है, मतलब अगर दूसरी कंट्रीज ले, बट कौन ले रहा है, हु विल टेक यू? अगर आप में सॉफ्ट स्किल नहीं है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, आपको हाथ का काम नहीं आता है, वोकेशनल ट्रेनिंग को करना नहीं चाहता इंडिया में, इट इज लुक डाउन अपॉन। यस, सब कोई वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है। सो जब तक हाथ का काम नहीं सीखे, हाथ के काम वाले की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको रिगार्ड ही नहीं करते हैं। सो हमारी ये सोसाइटी का मेंटल मेकअप को कैसे चेंज होंगे, तभी जाके ये इज डिफिकल्ट। आई एग्री, वी हैव प्रॉब्लम विद assimilation in other societies. या एसिमिलेशन, अडेप्टेबिलिटी, civic sense, इंटीग्रेशन, yes, वो नहीं हमारे में, उसके बिना कोई आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं लॉन्ग टर्म में। and that labor force issue is coming back to home, that is haunting us. And what you are talking about, this cockroach Janata Party and whatnot, right? That's one of the symptoms of the larger issue you are talking about. How do you see this movement particularly? देखो, ऐसी मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत, मंडल आयोग के टाइम पे एक बड़ी मूवमेंट थी स्टूडेंट्स की, रिजर्वेशन को लेके, देन आई सॉ दिस अन्ना हजारे मूवमेंट, नाउ आई एम सीइंग दिस मूवमेंट, देन बीच में और छोटी मोटी मूवमेंट हुई है। एक तो आज के दिन स्टूडेंट मूवमेंट्स बहुत कम वो हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप एंड गोदी मीडिया, आईटी सेल, वो पहले ही माइंडसेट हार्ड, वो अटैक मोड में होते हैं। तो कोई भी थोड़ा सा बात करता है तो आपको स्ट्रेट वे कोई रिफॉर्म की बात करेगा, अच्छी बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की, तो पहले एंटी नेशनल लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े एजेंडा, ट्रोल, चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, ये सब कर देते हैं। वो ये हमारा ये तरीका बन गया है। सो आई डोंट नो वेदर दे सक्सीड और नॉट, इफ द सिस्टम इज सो पावरफुल
System is so powerful. Unless we are able to change the system of our recruitment, our training, our education, our health, roads, इस पे नहीं बात करोगे तो you will this will all fizzle out. Yes. तो मुझे अभी मतलब I don't know ये आगे जाके क्या होगा, but I'm not very hopeful unless we change our society within. Yes. जब तक हम अपनी सोसाइटी के सोच को नहीं चेंज करेंगे तब तक ये मूवमेंट आएंगी, फिजल आउट हो जाएंगी. अदरवाइज द एजेंसीज विल एक्ट एंड दे ब्रेक यू. यू नो जो थोड़ा बहुत होता है वो योर यू नो एनीबडी देन देयर आर वेज एंड मेथड्स एंड दिस. सो सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज ऑफ टुडे. सो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस मूवमेंट से. बट स्टूडेंट शुड स्पीक. एटलीस्ट बोलो तो सही ना, एटलीस्ट क्वेश्चन तो करो. ब्यूरोक्रेसी को चलो पॉलिटिकल तो हम पूजा पाठ करने लगे हैं पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स को तो क्वेश्चन करो. हर बार बारिश में क्या गुड़गांव का हाल होता है, दिल्ली का हाल होता है, मुंबई का क्या हाल, बेंगलोर का क्या हाल, हैदराबाद, पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली, रोहतक, जींद, यू गो एनीवेयर. पोल्यूशन, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी नदियों में पानी नहीं पी सकते आप, हमारे तालाब से आप पानी लेके पी नहीं सकते. क्यों भाई? इसको क्वेश्चन मत करो. आपका एंटी नेशनल, आपको एनवायरनमेंट की बात करो एंटी नेशनल. सो समवेयर भाई ठीक कौन कैसे होगा? देश कैसे ठीक होगा? वो समाज ठीक करेगा. अगर सोचते पॉलिटिशियन ठीक कर देगा, ब्यूरोक्रेट, देन यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड. यू आर डेस्टिन्ड टू बी डूम्ड. और ये इतनी ज़्यादा ये भक्ति का एक मूवमेंट है कि कुछ बोल दो तो दे अंधभक्तों की एक ऐसी एक हमने ट्रोल आर्मी खड़ी कर ली है. वेरी सैड, वेरी वेरी सैड. एक लाइन लिख नहीं सकते हैं बट they're ready to attack anyone who comes out, tries to speak something. और एक और चीज़ है वैभव, सोशल रिफॉर्मर नहीं है इंडिया में. बाबे हैं, बाबे हैं, बाबाजार, ओहो, और ऐसे ऐसे बाबे, अंधविश्वास, पाखंड, एंड पॉलिटिशियंस उनके यहाँ जाते हैं, उनको एंकरेज करते हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाता है. बट सोशल रिफॉर्मर कहाँ है? आई डोंट नो. व्हेन डिड वी हैव अ लास्ट सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया? स्वामी अग्निवेश थे एक सोशल रिफॉर्मर जो मुझे याद आ रहा है मेरी ज़िंदगी में. अब है ही नहीं जो सोसाइटी में कास्ट की बात करे, अनटचेबिलिटी की बात करे, रिफॉर्म्स, हमारे रिफॉर्म्स की बात करे, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, वो है ही नहीं. सो वी आर सैड कि और सरकारें आएंगी जाएंगी, सब चेंज हो जाता है, बट पहले सोसाइटी हैज़ टू थिंक विच वे दे आर गोइंग. That's what I feel when I travel to these countries. इनका societal structure काफी strong है. Yes. Whatever happens about, they don't care. But the churning is important. Societal churning is important. But the trigger point of this movement was this integrity of exams, right? So you work with young people, right? So the bothersome part for me, apart from this exam leaking, is we use our Air Force to carry the exams, right? And I think we reduce our great Air Force to a coolie. I think the first part is there, but second part hurts me most, that this is not your job to do. It shows that how rotten our institutions are. We cannot trust anybody else but our army. How do you feel as a soldier? How do you feel that you are? पहले तो मैं सोल्जर तो बाद में हूँ यार. पहले आई एम अ सिटीजन. आई सी यंग पीपल, आई टीच यंग पीपल, और वो लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, यंग बच्चे. तो 20 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड कमिट कर ली नीट पेपर लीक की वजह से. पेरेंट्स जिन्होंने कोचिंग फैक्ट्रियों में पैसे, लाखों पैसे लगा दिए. लोअर मिडिल क्लास की फाइट है कि बच्चे को कोचिंग दे दें, कहीं कोटा में दे दें, कहीं दे दें नीट की, ये वो. इतनी महंगी कोचिंग्स हो गई हैं, पब्लिसिटी से कि बेटा डॉक्टर बन जाएगा, बेटी ये वो, एंड पेपर लीक हो जाता है. एंड दिस इज़ नाउ हैपनिंग रेगुलरली. उसके बाद नाउ इट वाज होल ऑफ ए नेशन. अब गवर्नमेंट ने ठान लिया कि भाई इसको इस बार नहीं लीक होने देना, सो दैट टू यूज एयरफोर्स, पुलिस, ये वो. कल को हो सकता है वी आर कमांडोज आर कॉल्ड टू गार्ड द एग्जामिनेशन सेंटर्स. और किसकी इंटीग्रिटी? वही बात आ रही है ना वैभव यार, जो पेपर सेट कर रहा है वो लीक कर रहा है. अब क्या करोगे? एयरफोर्स को यूज करके, आर्मी को यूज करके? AK-47 से पेपर लीक रुकेगा? सर्वेलेंस से टेलीग्राम बंद कर दिया. यस टेलीग्राम बंद कर दिया हमने 4 दिन यार, कि भाई टेलीग्राम से पेपर लीक हो रहा है. पेपर लीक वो मैडम और वो सर कर रहे हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. वो पैसे खा रहे हैं. yes. तो
पेपर आ, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के कितने, मैंने 3-4 दिन पहले एक सेशन लिया, जस्ट गूगल सर्च की व्हाट आर द लीक्स टेकन प्लेस इन लास्ट 5 years, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम पेपर लीक्स, Yes. और कितने जिनके लीक हुए बट फिर भी एग्जाम हो गए किस तरीके से. सो दिस इज सो शॉकिंग, सो सैड कि एक कंट्री, एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. एजुकेशन में बजट कितना है, R&D में, तो कैसे विश्व गुरु कहाँ बन जाएंगे, कैसे तुम पावर बन जाओगे, सपने देखने से हो जाएगा क्या? मतलब रियली ठीक है, ये भी गुजर जाएगा जमाना, है ना, जैसे भी होगा, हम क्या करें, हताश होना पड़ता है. बट एजुकेशन पे, और कमाल की बात क्या है वैभव, कौन लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं एजुकेशन की? आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, मेरी एज, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे मिनिस्टर्स जो हैं, वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए हैं. जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, एक आधे अंग्रेजी वाले को छोड़ के जो फाइट मार के गवर्नमेंट स्कूल से आए, उनकी देख रेख में हमारी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज हो गया है. और ऐसा प्राइवेटाइज हो गया है कि गांव में जब मैं जाता हूं, गांव के स्कूल में सिर्फ बहुत ही गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है. Yes, that's true. और वहां टीचर की एक्सप्लॉयटेशन है. वहां 6,000-8,000 रुपए में टीचर है, 10,000 रुपए का टीचर है. वहां 1.5 लाख रुपए टीचर को दे रहे हैं और वहां कोई जा नहीं रहा पढ़ने. आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं और कैसे ठीक होगा. मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो हमारे एजुकेशन बजट से कई बड़ा है. Yes. कोचिंग इंडस्ट्री, सिर्फ IAS, नीट और ये जो फिट जी और पता नहीं क्या क्या, किस किस टाइप की, नाम क्यों लेना किसी ब्रांड का, बट किस किस टाइप की कोचिंग यहाँ चल रही है. सो आई थिंक वी हैव, हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं. सबको पता है प्रॉब्लम क्या, बट वो अभिमन्यु नहीं मिल रहा जो चक्रव्यूह को तोड़ दे. That's rightly put. Another issue that is bothering the young Abhimanyus is the AI. How it is going to impact the labor market, how it is going to affect the employment of young people, software engineers, etc., etc. Stanford University released AI index recently, and based on how many AI models each country has published, based on that, US has published 59 something, and China has released 35. So these are the two countries that are driving the frontier of the research in AI. फिर यूरोप है, Yes, यूरोपियन India- यूनियन yes. इज आल्सो देयर. But India is nowhere. ऐसे मत बोलना, अंध भक्तों को मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली हम कहीं नहीं है. Yes. ये सैड पार्ट है कि आज भी हम कहीं नहीं है AI में, और ये वो, वी आर नो वेयर. हम कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसका जो वर्ल्ड मीडिया ने क्या हमारी AI समिट के बारे में जो लिखा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो बहुत पेनफुल होता है वो. Yes. जिस तरीके की समिट थी, हमें फोटो ऑप्स, हमें फोटो चाहिए, हमें वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए. शाम को हमारे टेलीविजन स्टूडियो उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं हम क्या हो रहा है, बट अंदर वैक्यूम है. तो AI में जबरदस्त हिट हो गया हमारी IT इंडस्ट्री, विच वॉज डूइंग द, रात को काम करते थे, सुबह US में भेज देते थे. तो ये सारी की सारी बड़ी बड़ी हमारी जो कंपनीज हैं, दे आर नोवेयर इन AI. अब जॉब्स भी नहीं है, क्योंकि ये आप तो कितना यूज़ करते हो, बट जो लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, उनको अब लोग चाहिए नहीं वहाँ बैठने के लिए पीछे, कोडिंग वोडिंग के लिए लोग नहीं चाहिए. सो नाउ देर इज गोइंग टू बी अ मैसिव स्लाइड डाउन इन जॉब्स फॉर द यंग पीपल हु आर थिंकिंग कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़ के, IT पढ़ के, इंजीनियरिंग कॉलेज से हमें जॉब लग जाएगा. Yes. So this is going to hit us very hard. It's already hitting our industry very hard. तो AI में हम है नहीं कहीं पर भी. I think we have lost the bus. I have Many times. Yes. Means first industrial revolution, then computer revolution, and again in the AI, I think we missed the bus. Biotech. Yes. We missed the bus in biotech. उसमें तो हम कर सकते थे काम. Yes. क्वांटम कंप्यूटिंग, तो हमने तो कई बस मिस कर दी. चाय पी रहे हैं आराम से, हुक्का पी रहे हैं, या रिलीजन पे लगे हुए हैं, मेरा रिलीजन सुपीरियर है, ये सुपीरियर है, और ये कोड ले आओ, इसको ठीक करेंगे, और वो पुराने बदले लेंगे, यू नो, परसीव्ड वो Yes. है. Yes. वो है. तो वी हैव रियली, दिस इज सैड कि But one thing I think we are doing is data centers, right? We are trying to build data centers. And in Maharashtra, I read that Maharashtra and Telangana, they are categorizing these data centers as essential services.
which means the water that is going to be used in data center, that is going to get priority over drinking water and whatnot. So we are already water stressed country. Almost 600 million people don't get good quality drinking water in right quantity and right quality both. How do you see that as an environmentalist? What are your views? What we are doing here? यार मुझे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे क्वेश्चंस की, और ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ है. जब हम पीछे कॉफ़ी पी रहे थे, इसने कुछ नहीं मुझे बताया कि मैं पूछने वाला हूँ. और पानी पे वी हैव ओनली 4% फ्रेश वाटर. कितना? 4%. पॉपुलेशन कितनी है? पानी नहीं है हमारे पास. और मैं यहाँ के अखबारों में जब पढ़ रहा हूँ डेटा सेंटर्स पे, सो मच मूवमेंट अगेंस्ट डेटा सेंटर्स. तभी तो एलन मस्क वगैरह बोल रहे हैं हम ऊपर बनाएंगे. एग्जैक्टली. बिकॉज यूएस में मैसिव पुशबैक अगेंस्ट डेटा सेंटर. उसकी हमिंग साउंड, यूज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी. वी आर पावर डेफिशिएंट कंट्री. ठीक है. और पानी, तो बिजली, पानी एंड एनवायरमेंटल. इफ इट कैन क्रिएट जॉब्स इन शॉर्ट टर्म, वी विल स्टिल सी. बट वो बनेंगे अभी सेंटर, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, तो आई डोंट नो. हैव वी थॉट थ्रू? क्या हमने इसके इम्प्लीकेशन सोचे किसी ने टॉप पे, पॉलिसी मेकर्स ने? या ये गए वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे सीईओ, फोटो खिंचवाई, एमओयू साइन किया और उनको सस्ता लैंड दे दिया, पानी दे रहे हैं? तो पानी और पावर पे अगर ये बन रहे तो हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं होगा. डेटा जॉब कितने क्रिएट कर रहे हैं मुझे पता नहीं. मतलब इसका तो सही बात आपने कही. पानी बहुत गंभीर समस्या है हमारे. And another issue is land acquisition for this data center. It is land consuming product, and nobody is talking about that. Means everybody is like, okay, we are going to build data center, but at what cost? What is the benefit and what is the cost about it? I know land का भी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रेशर ऑन द लैंड इज सो मच. और आई होप कोई फर्टाइल लैंड तो नहीं दे रहे हैं डेटा सेंटर्स के. इट शुड बी बिल्कुल जहाँ कुछ नहीं, एंड अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए लोगों को अगर इफ दे आर टेकिंग दिस. बट लैंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. बट इफ इट इज क्रिएटिंग, गोइंग टू क्रिएट ह्यूज जॉब्स. अगर 5-7-10 करोड़ को नौकरी मिल रही है, हम कुछ कर लेंगे, कुछ जुगाड़. लेकिन अगर जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगे इससे, देन इट इज, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी ओनली आउटसोर्सिंग कि इंडिया में डेटा होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो. Just like software Silicon Valley, and then we'll do the. हाँ, और फिर किस दिन बोलेंगे कि हमने स्पेस में बना दिया, इसको बंद कर दो. Exactly. That is what it, और ये भूत बंगला बन जाएंगे बाद में. So I don't know. More importantly, if people are talking about these environmental issues, they are being censored, they are being hounded in a way. हाँ, एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करना आज मतलब पीपल डोंट लाइक इट. ठीक है. और इन दो इश्यूज पे मैं खुल के बोलता हूँ. Yes. बहुत खुल के बोलते. एनवायरमेंट, आई एम सीईओ ऑफ सेव द हिमालयाज फाउंडेशन. बट वो छोड़ दो, वो क्या है. बट मैंने लद्दाख को देखा है. आई हैव सीन लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया में. हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमने या जहाँ जहाँ हमारे वो है, हमने बर्बाद कर दिया. और ये रिलीजन के नाम पे कि इसको बढ़ावा दे के हमने एनवायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, गॉड्स विल नॉट स्पेयर अस. Yes. And we are seeing गॉड्स आर वेरी एंग्री, दे विल नॉट स्पेयर यू. अगर आप एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको. ये मैसेज जानी चाहिए. And we are getting that. Look at our air, look at our water, look at the land quality we are getting. Means it is horrible. It is going to be catastrophic for next generation in India. और एनवायरमेंट पे पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं. वी आर वन कंट्री वेयर इतनी फजिंग होती है डेटा की फॉरेस्ट कवर को लेके. इतने पेड़ काटे जा रहे हैं. अब तो ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, चलो कुछ लोग हैं वो, बट सोशल मीडिया पे हैं. मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नोएडा वाले तो कभी कवर नहीं करते एनवायरमेंट के इशू. प्रिंट मीडिया में जरूर अखबार कवर करते हैं, बट पढ़ता कौन है अखबार आज के दिन, आई डोंट नो. सीरियस रीडर कितनी है. बट एनवायरमेंट का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है भारत में. जिस तरीके की बारिश हो रही है, जिस तरीके की गर्मी, और अर्थ प्लेट इज हीटिंग अप. 50-51 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, लोग मर. वी आर वन कंट्री विच हैज मैक्सिमम डेथ्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. विंटर में भी मरते हैं, बारिश में मरते हैं, गर्मी में मरते हैं. और एंड उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है वैभव, हमारी जो क्रॉप्स आ रही हैं,
हमारा गेहूं जो जैसे पकना चाहिए अप्रैल की गर्मी से, वो मार्च में इतनी गर्मी हो रही है, वो पक रहा है और वो खाने लायक नहीं है. सेम इज हैपनिंग टू राइस. तो आपकी मेन क्रॉप्स अफेक्ट हो रही हैं, हमारा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है. तो बहुत बट कितनी सीरियसनेस है इस पे गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकर्स में, आई डोंट नो. Yes, and people who are, as I mentioned, people who talk, for instance, there is a fast going on in Delhi, right? So he has been branded with all sorts of names. Means you can disagree with him, but don't brand him. The kind of work he has done for army, kind of work he has done for environment in education, I think that is phenomenal. And if you know his track record, you cannot brand him. You can disagree on his agendas, his questions, everything. But सी यू आर टॉकिंग ऑफ सोनम वांगचुक yes, एंड मैं बहुत खुल के उसके सपोर्ट में बोलता हूँ. नॉट फॉर एनीथिंग. मेरा मतलब मेरा लद्दाख से क्या, अदर देन इफ आई नॉट गॉट पोस्टेड टू लद्दाख प्रॉब्ली आई वुड ओनली रेड अबाउट हिम, जैसे बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ उसके ऊपर कि उसने क्या काम किया ये वो. और बट आई हैव बीन टू हिज स्कूल सेकमॉल, आई हैव बीन टू हियाल हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिव्स, and over last 8 years may have met him 3-4 times personally. I know Gitanjali also personally, मिला हूँ एक दो बार. जो काम इसने किया ना यार, वो कोई कर नहीं सकता है. लेकिन क्या हो गया हमारे यहाँ, व्हेन वो पिछली बार जब लद्दाख का इशू आया था एंड ही वाज अरेस्टेड अंडर एनएसए, तब एक पूरा प्रोग्राम के साथ आईटी और मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक भर दिया गया उसके अगेंस्ट. ये पहले बोलते थे चाइनीज एजेंट है, फिर बोलने नहीं वो तो सपोर्टिंग इंडियन आर्मी गलवान में. ही वॉज फुल खुल के ही वॉज कहते नहीं चाइनीज नहीं, अब इसको पाकिस्तानी एजेंट बोल दो कि अटेंडेड सम कॉन्फ्रेंस. और पता नहीं किस टाइप के वो हैं लोग लिखते हैं. बट ही इज़ अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया. ही इज़ बीटेक. yes, कब का बीटेक है यार, वो 80s में उसने बीटेक किया है. वो भी एनआईटी श्रीनगर से. जब लद्दाख पे इसने कंसंट्रेट किया एजुकेशन पे, लद्दाख का पास परसेंटेज 5% था. 5% लद्दाख के बच्चे 10th का बोर्ड का एग्जाम पास करते थे. J&K बोर्ड का 5%. हरियाणा वर्स्ट ऑफ टाइम्स में भी हम इतने खराब नहीं थे जब मैं गांव में रहता था. मतलब आप भी गांव से आए हो तो आपको पता है. उसके इनिशिएटिव से 10-15 साल में इट रोज फ्रॉम 5% टू 75%. इसने आइडिया दिया कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए. तो क्या करें आईटी सेल और इन अंधभक्तों का, इनका कुछ नहीं कर सकते भाई. इनकी नॉलेज इज वो फॉरवर्ड, किसी ने भेजा उसको आगे भेज दिया, उसमें उसको कोई किसी को गाली देना सबसे अच्छा आसान है कि पाकिस्तानी एजेंट कह दो, इंडिया चाइनीज एजेंट कह दो, एंटी नेशनल कह दो, टूल किट कह दो, फॉरेन फंडिंग कह दो. भाई 7 महीने जेल में था. दे मस्ट हैव सीन एवरी कॉल रिकॉर्ड ऑफ हिज, एवरी लाइन इसके अकाउंट में, एक एक एंट्री पिछले 30 साल की कुछ तो मिले. yes, क्या है हम लोग यार. यू मे डिसएग्री बट डोंट डिसरेस्पेक्ट. yes, I agree, I agree. अब डिसएग्री कर सकते हो किसी की थॉट से, डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते. फिर अपना दिमाग चेक करो. देन यू नीड वो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिकल. Yes, and he is also very much advocating about freedom of expression. ओह वेरी मच फ्रीडम, मोर देन दैट एनवायरनमेंट. Yes, वो इतनी एनवायरनमेंट की बात करता है, वो जगाने की कोशिश कर रहा है हमको. नॉट ओनली अबाउट लद्दाख, जब बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ का फ्लोरा फौना ख़त्म हो रहा है, ये जिस तरीके का टूरिज़्म हम बढ़ा रहे हैं उसकी बात करते हैं. ही टॉक्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे एम्पावर करना चाहिए, 6th शेड्यूल का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें उसमें. ठीक है, पीपल कैन से ये पॉलिटिकल वो है, बट सो व्हाट. बट किसी ने प्रॉमिस किया तभी तो वो आइडिया नहीं. प्रॉमिस, ही वाज द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ दिस एब्रोगेशन ऑफ 370. yes, ही वाज ऑन द स्ट्रीट्स सेलिब्रेटिंग, होल ऑफ लद्दाख वाज सेलिब्रेटिंग कि हम यूटी बन गए, यूटी बन गए. मैं वहीं था. आई वाज इन लद्दाख व्हेन दिस यूटी बिकेम, एंड पूरा का पूरा लद्दाख सड़कों पे था. कारगिल वाले लोग इतना खुश नहीं थे, बट लद्दाखी बहुत खुश थे. अब क्या हो गया सडनली, एंड हियर टू वॉक. कैन यू बिलीव यार, कोई पैदल चल के दिखाए 10 किलोमीटर. इसने ले से दिल्ली पैदल आया. ये चल छोड़ दो इसकी बाकी चीजें. एंड फास्ट, दिस इज नॉट इज फर्स्ट फास्ट. इससे पहले इसने विंटर में फास्ट किया है. yes, विंटर में, पीक विंटर में जब, एंड स्लीपिंग आउटसाइड व्हेन इट इज स्नोइंग. तो बट ठीक है, अब क्या करें. दिस इज डिफरेंट विचारधारा होनी चाहिए, बट किसी का डिसरेस्पेक्ट करना या उसको
एंटी नेशनल करना ये तो बिल्कुल सही नहीं है. I agree. Another issue about this freedom of expression is this uh, Naramne's 4 stars of destiny, right? It has been under review for so many months. Months नहीं, years now. Yeah. So how do you feel? Do you think, first of all, there should be review of these kind of books to begin with? यार अगर एक आर्मी चीफ अपनी मेमोयर नहीं लिख सकता तो कल तक यू कुड ट्रस्ट हिम. ही वाज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, Exactly. द बिगेस्ट फोर्स दिस नेशन हैज. एंड उसको क्या कुछ नहीं पता होगा, भाई आर्मी चीफ है, उससे पहले कितनी अपॉइंटमेंट्स हो गया और हमने उसको ट्रस्ट करके आर्मी चीफ बना दिया और आज हम उसकी मेमोयर्स नहीं छपवा सकते. और उसमें 1-1.5 पेज है सिर्फ गलवान पे और इस पे और अग्निवीर स्कीम पे. रेस्ट ऑल इज लाइफ कि महाराष्ट्र से कहाँ से पढ़ के एनडीए गया, क्या गया, विच कैन इंस्पायर थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल. बट दिस सो सैड कि बुक ही नहीं आई, उनकी बुक नहीं आ सकती. तो आप सोच लो कि जो और कोई किताब लिखना चाहेगा, देखो डिफिकल्ट इश्यूज को आप आंख नहीं मीच सकते. ये हमारे में हैबिट है यार, ये डिफिकल्ट है, एंटी नेशनलिस्ट को उसको रब कर दो. ये देश की भी क्या बेइज्जती होती है. वी आर अ बिग कंट्री, वी विल हैव इश्यूज, we'll have opinion, difference of opinion. तो क्या हो गया? That is how societies grow, mature. तो ये बहुत सैड है. उसके बाद तो उन्होंने 1-2 किताबें और लिख दी, वो फिक्शनल अकाउंट, बट ये किताब नहीं छपी. Means I'm what is saddening in this particular episode is कि he became army chief, so he must have gone through vetting and background check throughout his life for all the promotions he got. Oh, there's so much of vetting. Exactly. Every rank, and this is not through military. There'll be so many people watching you when you become a general or a brigadier or major, lieutenant general. Exactly. So he has passed all those weightings with flying colors, and now you are saying that, oh, he is not trustworthy. I think that is the most bothersome, means stopping or scrutinizing a soldier's book is the greatest ungrateful thing you can do as a society. Means he's not some amateur guy. He had all the army's secrets at his desk, but he didn't do anything. That's why he's free. Otherwise, he would be in some other place, right? And still, you are giving this hard time to him. I think that is the most bothersome part in this whole episode. I wish the book comes. Hope so, and I hope you will read it. So, when are you writing your books? I have so much to write, लेकिन अब क्या है, राइटिंग थोड़ा बैक सीट हो गया. अभी टीचिंग एंड रीडिंग एंड टीचिंग, तो उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान है. सो बहुत सी चीज़ें मैं थ्रू पॉडकास्ट या थ्रू इंटरव्यूज़ या मेरा जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस DNA, हज़ारों बच्चे वेट करते हैं उसके लिए, जो हर रोज़ इट्स अ लाइव क्लास लेता हूँ न्यूज़पेपर से. बेसिकली अब मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन कि उनको कैसे सेकुलर, एडेप्टेबल, हाउ शुड दे सी इंडिया सराउंडिंग, हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर पर्सनैलिटी, एंड हाउ शुड दे सी व्हाट इज़ आइडिया ऑफ इंडिया, ये कहाँ से भारत कहाँ है, कहाँ जाना है हमने. तो मेरा जोर उस तरफ है, उनको पढ़ाने में, उनको मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में. सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ माई सेकेंड इनिंग्स आफ्टर रिटायरमेंट इज़ डिवोटेड टू फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री. बट यस, बुक तो ज़रूर लिखूँगा. बहुत कुछ लिखने के लिए, इतनी ज़बरदस्त लाइफ रही है, इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है. ऑपरेशनल भी है, सोशल भी है, ट्रैवल बहुत किया है, UN में भी नौकरी करी है, बांग्लादेश में भी 1 साल रहा हूँ. और मतलब सो I was lucky. The army gave me this opportunity and I utilized this opportunity to open up my mind. तो बुक जब आएगी you will come to know. Okay. So apart from these ideas for your own book, one book that you will recommend to everybody, especially the young people? Actually, one book recommend करना बहुत मुश्किल है. Okay. It's like asking कि यार ये आप कौन सा एक खाने में कौन सी चीज़ रिकमेंड करोगे खानी चाहिए. इतनी वैरायटी होती है. बट मेरी रिकमेंडेशन बहुत क्लियर रहती है यंग लोगों को. सबसे पहले फिक्शन पढ़ना शुरू करो. पहले इनिशियल 3-4 साल फिक्शन पढ़ो.
एंड दुनिया भर का फिक्शन पढ़ो, डोंट लिमिट इट टू योर ओन लैंग्वेज, योर ओन। आजकल तो ट्रांसलेशन मिल जाती हैं, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, वो पढ़ो। एंड उसके बाद जब आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो गए हैं, थोड़ा आपका होराइजन बड़ा हो गया है, देन यू शुड गेट इनटू रीडिंग अबाउट अ फ्रीडम स्ट्रगल, रीडिंग खास तौर पे 1857 से लेके 1947 का पीरियड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीड इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, वो ऑथेंटिक, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड आया उसने ऐसे बोला था, वो नहीं, ऑथेंटिक हिस्टोरियंस हैं। यू मे डिसएग्री बट दे आर दोज, वो है, पिक्चरें भी बनी हैं कुछ बहुत अच्छी उसके ऊपर। एंड देन आर प्रोग्रेस आर दिस थिंग। तो इसमें मैं गुरचरण दास की किताबें हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, आई मेट हिम ऑल्सो रिसेंटली। मैं विलियम डैलरिम्पल की बुक्स बहुत रिकमेंड करता हूँ, द अनाकी, रिटर्न ऑफ द किंग, द वाइट मुगल्स, दिल्ली द सिटी ऑफ जिन्स। फिर खुशवंत सिंह की अगर ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं पढ़ी तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हो तो फ्रीडम एट मिडनाइट बहुत बढ़िया किताब है। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड इज मस्ट रीड, मस्ट हैव बुक विद यू। और उसके बाद जो है मंटो को जरूर पढ़ो, सादत हसन मंटो को, टू रियलाइज द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एंड, मतलब उसकी शॉर्ट स्टोरीज आपको हिला देंगी। एंड देन आर के नारायण इज अ मस्ट रीड। मालगुडी डेज, भाई उसके बिना कोई जिंदगी नहीं, तो देख ही लो सीरीज पूरी। आर के नारायण हो तो ऐसे बहुत। देन अभी के ऑथर्स में अमिताभ घोष, यू नो, उसकी बुक्स अमेजिंग, यू नो। तो देर आर बहुत इंडियन ऑथर्स, अभी झुम्पा लाहिरी है ना, कुछ अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट एंड वर्ल्ड रीड, ये जस्ट डोंट, बुक्स पढ़ना मीन्स डोंट, देन अगर आप सिर्फ अपना ही पढ़ रहे हो, अपनी लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, अपना रिलीजन, देन फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बुक्स आपके लिए दुनिया आपके आंखों के आगे ले आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो द वर्ल्ड, देन रीड द वर्ल्ड रिच है। रोमन सिविलाइजेशन पढ़ो, चाइनीज़ के बारे में पढ़ो, मिडल ईस्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इस्लाम के बारे में पढ़ो, थोड़ा चाइनीज़ क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ो। मैं तो बीच में रिलीजन के बारे में भी काफ़ी पढ़ता था, डिफरेंट थॉट प्रोसेस और ये वो, अब इतना नहीं है। सो बुक्स पढ़ना, आई थिंक ये तो एक हर एक के पास कुछ ना कुछ हॉबी, एक छोटी लाइब्रेरी, यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग अप योर ओन, यू नो, स्मॉल लाइब्रेरी, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, गोइंग टू लाइब्रेरीज। ये एक चीज़ यूएस की है लास्ट में। करेक्ट भाई कैसे ये लाइब्रेरीज बना रहे हैं और कैसे इनकी फंडिंग हो रही है। हर टाउन में, हर गांव में लाइब्रेरी जरूर मिलेगी yes. आपको। और यहाँ तो शिकागो की तो लाइब्रेरीज हो भाई वर्ल्ड फेमस हैं। तो इन लोगों ने ध्यान दिया है एजुकेशन पे, हमारा ध्यान है व्हाट्सएप पे। ठीक है, चॉइस आपके हाथ में। So one leader historical that you admire. So many people. मतलब देखो, थॉट प्रोसेस चेंज होती रहती है। शुरू में जब यंग थे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह बहुत इंस्पायर करते थे। जब थोड़े बड़े हुए, पढ़ना शुरू किया, देन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम के जो भी, फिर लाला लाजपत राय। थोड़ा पीछे जाओ तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, यू नो, जो रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने, बी आर अम्बेडकर, वो जो लिख गए, वो जो बातें उनकी वो हैं। तो देखो क्रॉस सेक्शन है मेरी उसमें। एंड देन नेल्सन मंडेला। और मैं साउथ अफ्रीका में था जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, बिकॉज आई वाज इन मोजाम्बिक, सो आई वेंट टू साउथ अफ्रीका। मैं वहाँ था, मैंने वो इलेक्शन होते देखा है। You are the part of history. आई एम पार्ट ऑफ हिस्ट्री एट मैनी प्लेसेस। तो उनको मैंने बहुत फॉलो किया, उनकी बातें, उनकी पिक्चर देखी, उनके बाद नेवर मेट हिम, बट ये हैं। तो ये लोग हैं, बहुत हैं ऐसे वर्ल्ड लीडर्स। एंड बहुत से लोग जो बड़ी अच्छी बुक्स लिख के गए, अपनी ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिख के गए हैं। सो आई थिंक ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अब भी बहुत लोग हैं जिनको मैं सोशल मीडिया में फॉलो करता हूँ, जो इंस्पायर करते हैं अपने काम से, अपनी बातें कह के। सो आई थिंक आसपास बहुत लोग हैं हमारे, नाम इतने फेमस नहीं हो जिनके कि हम कुछ क्वालिटीज़ वो कर सकते हैं। True. So one advice you received that changed you. वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे
आई विल हिट ऑन द टारगेट. Okay. गोलमोल नहीं करूँगा. या वन एडवाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैभव. बात है 1993 की, ठीक है. एंड मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर अ यूएन मिशन. इट्स वेरी टफ है इंडियन आर्मी में उस जमाने में. टू गो अब्रॉड वॉज अनहर्ड. तो हम सिर्फ 8 कैप्टन थे आउट ऑफ मे बी 10-15 हज़ार कैप्टन होंगे इंडियन आर्मी में. 20,000 होंगे शायद जो मेरे ब्लॉक में थे. उनमें से 8 of us were selected to come on a UN mission through a proper interview process and ये वो. तो जब मैं इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया और मैं मोज़ाम्बिक आने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक ऑफिसर मिले मुझे. ऐसे बातों मैंने पूछा कहाँ जा रहा है यंग मैन. मैंने कहा सर मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, मोज़ाम्बिक. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी. ही सेज ट्रैवलिंग इज़ इन्वेस्टमेंट. एंड वो चीज़ मेरे आज तक, उसके बाद मैं घूमा हूँ दुनिया में, पहले भी घूमता था कहीं ना कहीं, तभी वो मुझे बात पसंद आई. तो ट्रैवलिंग इज़ इन्वेस्टमेंट. तो मैं ट्रैवल करता हूँ और देश में बहुत, अपना इंडिया बहुत घूमा हूँ, विदेश बहुत घूमा हूँ. और अब लग रहा है अगले 10-15 साल जब तक अच्छे से चल फिर सकता हूँ, साइकिलिंग कर सकता हूँ. ये मेरा पैशन और मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग. सो ये मैं, और ये नहीं कह रहे यार यूएस आना है, इंडिया में जो देख रहे हैं भाई अपने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ. ट्रेन में शू स्ट्रिंग बजट पे हिमालयाज ले चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. अरे अपने देश में महाराष्ट्र कहीं चले जाओ यार, बट ट्रैवल करो, टाइम निकालो, सोलो ट्रैवल करो, निकलो, बाहर निकलो घर से. बेड़ियां तोड़ दो, जंजीरें जो बांधी हुई हैं, और वो तभी टूटेंगी जब बाहर निकलोगे. उसके लिए ट्रैवलिंग इवन 20-30 किलोमीटर्स अवे इज ट्रैवलिंग. Yes. तो ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड आउटसाइड. So apart from traveling, what is your philosophy of living in one statement? हमेशा पॉजिटिव रहो. Be positive. Always be positive. Be happy. Try to find happiness. Try to find goodness in people. नेगेटिविटी से कोई मुझे नेगेटिव या टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आते हैं, बहुत कट्टर किस चीज़ का, मैं साइड में हो जाता हूँ. मैं उनको ऐसे यू मे बी वेरी गुड एक्सट्रीमिस्ट, रिजिडिटी और एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल नॉर्मल रहो, न्यूट्रल रहो, और ट्राई टू सी गुडनेस, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. द वर्ल्ड इज स्टिल गुड प्लेस. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. वी आर अ गुड पीपल. बहुत कुछ हम कर सकते हैं. सो I see. Yeah, definitely. Last question. One advice to people who are watching you right now. वन एडवाइस इज young. यंग को तो मैं कहता हूँ यार अपनी लाइफ चेंज करो. ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. अपना 2.0 ढूंढो, और वो आएगा किताबों से, अच्छे लोगों को मिलने से, ट्रैवलिंग से. फिजिकल फिटनेस पे मैं इतना जोर देता हूँ, बिकॉज अगर हम बीमार हो गए, वी आर अब मोस्ट ओबीज, डायबिटीज, टीबी, कैंसर, हार्ट पेशेंट्स इन इंडिया, मैल न्यूट्रिशन. तो सिंपल खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, स्टे अवे फ्रॉम लिकर, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, स्टे अवे फ्रॉम पोर्नोग्राफी, एंड फिजिकल फिटनेस पे जोर दो. बॉय और गर्ल निकलो बाहर एवरी डे, एनीवेयर एनी टाइम. फिटनेस, साइकिलिंग कर लो, रनिंग कर लो, कुछ करो, एंड सिंपल खाना खाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, एंड ट्राई एंड बी फॉरवर्ड लुकिंग. ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए. तो आपके लिए दुनिया अच्छी लगेगी आपको, एंड यू विल फाइंड सक्सेस. So basically work on your physical health, mental health, and spiritual health. And spiritual health. Spiritual health is not in rituals, it is in being open-minded. Yes, in that sense. Perfect. Thank you so much for talking to me. Thank you. Amazing. It's amazing. Phenomenal.